पहली बात, आईपीओ का साइज ही 12,500 करोड़ रुपए का है, ऊपर से उसमें शेयर होल्डर कोटा भी है, मतलब साइज ही इतना बड़ा है कि अलॉटमेंट आराम से मिल जाए और वहां पर भी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इस बात से मैं एग्री करूंगा कि अगर आईपीओ का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के ऊपर रहता है या फिर ये पैसा डबल करने वाला आईपीओ निकल जाता है तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि भाई लोग दौड़ दौड़ के भाई सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं। ऐसे में हमारे लिए काफी ज्यादा जो बढ़िया चीज हो जाती है ना, जो हमें आईपीओ में अलॉटमेंट लाके देती है, वो है शेयर होल्डर कोटा। ठीक है, देखो एक डीमेट अकाउंट है तो अपन 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं और 2 एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट के चांसेस 4 गुना कर सकते हैं। अभी कैलकुलेशन मैथ इज नॉट मैथिंग ऐसा लग रहा होगा तुमको, पर ऐसा नहीं होता है। आईपीओ का जो शेयर होल्डर कोटा होता है ना, उसका पूरा गेम तुमको इस वीडियो में समझने वाला है, तो ध्यान से देखना। साथ में अपन कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस क्या है, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस के बारे में बात करते करते हम ये भी पता कर लेंगे कि आईपीओ कब तक आने वाला है और पूरी डिटेल्स इसकी क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीधे मैं वीडियो में लेके चलता हूं। ठीक है, तो कंपनी का नाम है एचडीबी फाइनेंशियल्स, जिसका आईपीओ अभी मार्केट में आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है, ये कंपनी है एचडीएफसी बैंक की। अभी एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे बिजनेस हैं, इंश्योरेंस का अलग हो गया, एएमसी का अलग हो गया जो कि अभी मर्ज हो चुका है, और ये एक है, ये है एनबीएफसी बिजनेस। ठीक है, एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि ये अपर लेयर एनबीएफसी है। अभी देखो एनबीएफसी जो होती है ना, उसमें भी अलग अलग लेयर होती है, ये सबसे ऊपर आता है। अभी ऊपर आने की वजह से इनके ऊपर रेगुलेटरी जो रिस्क रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब इनको रेगुलेटर जो है आरबीआई जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है। अभी इस रेगुलेटरी रिस्क के चक्कर में अभी आरबीआई ने इनको बोल दिया, डायरेक्टर ने, कि भाई तुमको जो सितंबर है ना 2025 का, इसके पहले अपने आईपीओ लाना पड़ेगा और मार्केट में शेयर्स को लिस्ट करना पड़ेगा। ये इनके ऊपर वो है कि भाई तुमको लाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। अभी ऐसा नहीं कि भाई आईपीओ जो है सितंबर तक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईपीओ को अप्रूवल मिल चुका है और जल्दी हमको आईपीओ देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है उसके ऊपर भी बात करेंगे, पर इतना समझ लो कि सितंबर जो डेडलाइन है, अभी ये डेडलाइन है, ऐसा नहीं यहां तक जाएगा नहीं बिल्कुल भी, पर इससे पहले इनको मैंडेटरी है कि ये मार्केट में लिस्ट हो जाए। ठीक है, बाकी मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूंगा तो यहां पर इनका अभी के टाइम पर जो स्टेक है ना, वो है भाई 94%, मतलब 94% ओनरशिप एचडीबी फाइनेंशियल्स की एचडीएफसी बैंक के पास में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एचडीएफसी बैंक का ही कंपनी है, सिर्फ इनका ओनरशिप है। इनकी अकाउंटिंग अलग होती है, मैनेजमेंट अलग है, सारे जो बिजनेस एवेल्युएशंस होते हैं अलग होते हैं, पूरा काम अलग होता है। ये एनबीएफसी है और एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, तो अभी अपने को समझना है कि एक्चुअल में आईपीओ में ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है। ठीक है, तो सिंपल से सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं एक बार फिर से कि आईपीओ का इशू साइज कितना है। तो टोटल इशू की बात करें ना अपन, तो टोटल इशू साइज है भाई पूरा 12,500 करोड़ रुपए का। ठीक है, 1,25,000 मिलियन रुपीस का, मतलब 12,500 करोड़ रुपए। ओएफएस की बात करें, जहां पर एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक सेल करेगा, तो ओएफएस निकल के आ रहा है 10,000 करोड़ रुपए का। अभी पहले एचडीबी फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक का जो स्टेक 94% प्लस था ना, वो अभी गिरकर 75% के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं तुमको हर बार बोलता हूं, हर आईपीओ के वीडियो में समझाता हूं कि फ्रेश इशू जो होता है ना, अगर कंपनी का ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत बढ़िया है, और अगर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल ज्यादा हो गया तो वो निगेटिव होता है। मतलब अगर प्रमोटर्स बेच के जा रहे हैं तो वो निगेटिव होता है, पर यहां पर वो निगेटिव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें एक बार अपन सीखते हैं तो हर जगह पे अप्लाई होगी, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन अप्लाइड होती है और उन तरीके से उन चीजों को फैक्टर में लेते हुए अपने को चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो सीधी बात, 75% के नीचे प्रमोटर होल्डिंग इसलिए आ रही है क्योंकि सेबी की रेगुलेशंस है, उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर इनको जबरदस्ती में 10,000 करोड़ का जो स्टेक है ना, उसका ओएफएस करना पड़ रहा है, और बाकी का जो 2,500 करोड़ रुपए है वो ये फ्रेश इशू करने वाले हैं। इस हिसाब से इनका जो टोटल इशू साइज निकल के आता है वो 12,500 करोड़ रुपए का हो जाता है। अभी शेयर होल्डर कोटा के कितने नियम है, कितने अमाउंट से कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लीकेशन मिलेगा, कब तक शेयर बाय करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को अपन समझेंगे। पर उससे पहले अपने को 2 चीजें क्लियर करना पड़ेगा। पहला तो इसमें कोटा कितने कोटास में तुम अप्लाई कर सकते हो, कितना परसेंट उसका कोटा रहने वाला है,
और साथ में हमको एक और चीज समझना पड़ेगा जो होता है इसके फाइनेंशियल कंपनी के, हम ब्रीफ में जाएंगे क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। अभी मेरे को पता है यार सबको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो पूरा कंपनी को समझना चाहते हैं, उनके लिए भाई मेरे को ये करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन ध्यान से सारी चीजें समझेंगे शांति से। पहली बात, हमेशा QIBs का कोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर QIBs का कोटा रहने वाला है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा रहने वाला है, जैसे कि हर IPO में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, ठीक है, यहाँ पर HNIs आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कोटा रहने वाला है 15% के करीब। हर एक IPO में लगभग हमको HNIs का जो कोटा है वो 15% के करीब देखने को मिलता है। अभी जो रिटेल कोटा है ना, वो भाई यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 35% के करीब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो और कोटा है, पहला तो एम्प्लॉय रिजर्वेशन कोटा और दूसरा HDFC बैंक शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन। यही होता है शेयर होल्डर कोटा, मतलब जिसके पास में HDFC बैंक के शेयर हो गए RHP फाइलिंग डेट तक। RHP क्या होता है भी समझाता हूँ। ये DRHP है, और IPO के आने से 10 से 15 दिन के पहले, इवन 7 दिन के पहले भी होता है, RHP फाइल होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वहां पर कंपनी के पूरे प्राइस बैंड की डिटेल आती है, पूरा का पूरा डिटेल, एकदम रिफाइंड डिटेल IPO की मिल जाती है, जिसके बाद में पूरे पब्लिकेशन छपते हैं, न्यूज आर्टिकल्स बनते हैं, और ये जो ब्रोकर एप्लीकेशन है ना, ये भी उन डिटेल्स को अपने पेज के ऊपर जो है वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो भाई ये शायद मेरे हिसाब से HDFC बैंक के एम्प्लॉयज को नहीं मिलेगा, श्योरिटी नहीं है, पर 90% चांसेस है कि HDFC के जो एम्प्लॉयज है उनको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा HDB फाइनेंशियल्स के एम्प्लॉयज को, ठीक है। बाकी अपन शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो HDFC बैंक का एक शेयर लेना पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रह पाओगे, और RHP फाइलिंग डेट से पहले तक लेना पड़ेगा। अभी अपन आगे समझते कितने अमाउंट से कितना अप्लाई करना है, वो सारी चीजें अपन जाएंगे और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो फाइनली अभी अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, और उसके बाद में सब चीज बताऊंगा यार कि किस तरीके से अपने को अप्लाई करना है और क्या चीज करना पड़ेगा, अमाउंट वाइज डिटेल, एप्लीकेशन वाइज डिटेल, सारी चीजें अपन समझेंगे, ठीक है। पहली बात, अपने पास में 2 साल का डेटा है, 2024 तक का क्वार्टरली डेटा हमारे पास में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अपन असेट से चालू करेंगे, और यहाँ पर पहले के जो दिन है ना, वहां से अभी वाले दिन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात, असेट की ग्रोथ देखें तो यहाँ पर 62,000 करोड़ से अपन पहुंचे 1 लाख करोड़ तक, और हर एक क्वार्टर में हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। दूसरी बात, हम बात करते हैं रेवेन्यूज की, तो यहाँ पर रेवेन्यू में हमको थोड़ा चढ़ा उतार देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक NBFC कंपनी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, होता ही है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक ही है। बाकी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है ना, डिमांड अच्छी है, तो हमको क्या लेन देना, अपने को तो प्रॉफिट लेके निकलना है, ठीक है। अभी पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, फिर से 1100 करोड़ तक आ गए, फिर 2400 करोड़, फिर 1100 करोड़, ठीक है। कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ी है, सरप्लस और रिजर्व, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ पर बढ़ा है। अभी तुमको एक और चीज मैं सिखा के जाता हूं। आज तक हमने ये सीखा है कि भाई किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर खराब हो, 1 से ज्यादा हो, तो निगेटिव होता है। पर तुम बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस कंपनीज में इन चीजों को मत देखो, क्योंकि ये चीजें थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। क्योंकि मेरे को किसी को लोन लेना है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास में बहुत सारा पैसा होगा, बैंक के पास में बहुत सारा पैसा होगा, नहीं, वो आगे से लेते हैं पैसा, डेट लेते हैं और फिर उसको लैंड करते हैं, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बिगड़ा हुआ होता है, और ये एक्चुअल में बिगड़ा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई चलो बिगड़ा हुआ दिखता है, पर ये होता नहीं है। अभी तुम बोरोविंग्स देखो, बोरोविंग्स मतलब कर्जा 48,000 का था, ये बढ़ के 82, और ये अगर कर्जा बढ़ रहा है किसी भी बैंक का तो ये बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि ये कर्जा इसलिए ले रहे हैं ताकि ये आगे लोन दे पाए, ठीक है। तो समझने वाली बात है। थोड़ा अपन नीचे जाएंगे, फाइनेंशियल्स एकदम बढ़िया टकाटक है, ठीक है, और स्टेबल कंपनी हमको अभी तक देखने को मिल रही है। बाकी अपन नीचे जाते हैं, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले ही अलर्ट कर दिया था कि अपने को यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो खराब देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं सीधा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाता हूँ कि भाई ये पहली बात तो ये बेच क्यों रहे, IPO लेकर के क्यों है। तो सीधी साफ बात, मैंने पहले भी बात किया, 75% के नीचे प्रमोटर होल्डिंग लाना था HDFC बैंक को, इसलिए उन्होंने सेबी के रेगुलेशंस के तहत अपना IPO लाया, और 10,000 करोड़ का ये OFS कर रहे हैं, ये तो पहली बात। दूसरी बात, अपर लेयर NBFC है, और इनको सितंबर 2025 तक लिस्ट होना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको देखूंगा भी नहीं, ये फालतू बातें कुछ भी लिख देते हैं लोगों को बनाने के लिए, लेकिन असली कारण तो ये दो है भाई, क्योंकि
तुमको लगाना पड़ेगा अपने जो शेयर्स है ना, कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा सितंबर 2025 तक। उसके पहले तुम्हारा आईपीओ आ जाएगा। अब हो सकता है 1 महीने में, 1.5 महीने में। अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है, 25,000 के लेवल का ब्रेकआउट देता है ना भाई, इनको जल्दी हो जाएगी। जल्दी से करो आरएचपी फाइलिंग, जल्दी से मार्केट में लेके आओ, ताकि तगड़े प्राइजेस पर अपन इसको लिस्ट कर पाए, ताकि हमें आगे दिक्कत देखने को ना मिले। भैया थोड़ी गलती हो गई, मैं एक चीज बताना भूल गया था। एप्लीकेशन का अपन क्लियर कर लेते हैं। पहली बात, शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम अपन अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक, ठीक है। मैक्सिमम तुम अप्लाई कर सकते हो 2 लाख तक, 2 लाख के ऊपर तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये पहली बात हो गई। किसी भी आईपीओ में, कोई भी कोटा में तुम लगाओ, तुमको लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, पर यहां पर प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। मतलब शेयर होल्डर कोटा में मैंने 15,000 से ही अप्लाई किया, आगे वाला बंदा 3 लॉट लगा रहा है, 15 इंटू 3 45,000 से अप्लाई किया है, तो मेरे से ज्यादा चांस आगे वाले के होंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहली बात, शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख तक की एप्लीकेशन है, प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है। दूसरी बात, पहले तो तुम शेयर होल्डर कोटा का एप्लीकेशन लगाओगे, दूसरा तुमको एचएनआई लगाना है, रिटेल लगाना है, एचएनआई लगाना है, बिग एचएनआई लगाना है, स्मॉल एचएनआई लगाना है, लगाते बैठो। एक डीमेट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन पड़ेगी, अलॉटमेंट के चांसेस डबल नहीं होंगे, डबल से ज्यादा होंगे, 4 गुना होंगे। कैसे पता है? सबके पास में तो पहले पेरेंट कंपनी का शेयर होगा नहीं, कंपटीशन वैसे भी कम है। साथ में अगर तुम प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस का अगर उपयोग कर लिए, मतलब मल्टीपल लॉट तुमने शेयर होल्डर कोटा में लगा दिया, तो ऐसे भी तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते। 4 गुना का तो मैं कम ही बोला हूं भाई। ये तुम्हारे चांसेस जो है ना, वो लगभग 5 से 6 गुना तक भी आराम से जा सकते। अभी चीजें क्या होनी चाहिए, पहली बात तो तुम्हारे पास में 2-3 डीमेट अकाउंट है, तो शेयर होल्डर कोटा के लिए जो जरूरी शेयर है एचडीएफसी बैंक का, वो तुमको लेके रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम तगड़ा आना चाहिए, डिमांड अच्छी आना चाहिए, तब भाई बात बनेगी। और अगर 50% के ऊपर लिस्टिंग हो गई, माला माल वाला काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी बातें। जब भी आईपीओ आएगा पूरी अपडेट तुमको मैं दूंगा। बाकी कोई भी आईपीओ आता है, कुछ भी आता है, तो भाई मैं ही अपडेट देता हूँ सबसे बढ़िया, क्योंकि सबसे बढ़िया तो मैं ही हूँ। फॉलो मेरे को ही करना पड़ेगा, सब्सक्राइब मेरे को ही करना पड़ेगा, करो भाई। मिलता हूँ अगले नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, जय आरसीबी।